सामीन की खिदमत में तौहीद हक्कानी का पुरखुलूस आदाब। सामीन, एक बार फिर नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं और आज का ये शुमारा, ये प्रोग्राम मबनी है हमारी एक बेहद ही खास और बेहद ही मकबूल सीरीज पर जिसका नाम है चिरागे नौ। जैसा कि आप जानते हैं, चिरागे नौ प्रोग्राम के तहत हम आपको किसी एक शख्स के बारे में और उसकी पूरी हयात और जिंदगी के बारे में, उसकी कामयाबी के बारे में बात करते हैं, या फिर अगर कोई मुसन्निफ है तो उसकी तसनीफ और उसकी खिदमत के बारे में बात करते हैं। आज इसी तरह का ये प्रोग्राम है और आज का प्रोग्राम बेहद ही खास इस वजह से है कि आज हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं जनाब अंकुर धामा। अंकुर धामा साहब, आपका बेहद ही इस्तकबाल है हमारे नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम में। समय में आपको बता दूं कि अंकुर धामा एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। आप ब्लाइंड हैं और इसके बावजूद आपने खेल के शोबे में जो मकाम हासिल किया है वो बेहद ही खास है और आपको पिछले साल अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया गया। तो आज के चिरागे नौ प्रोग्राम में हम जनाब अंकुर धामा से उनकी पूरी जिंदगी अब तक की जो है और जो कामयाबी इन्होंने हासिल की है उन पर बात करेंगे एक एक कर। तो अंकुर धामा साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे सामीन को जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनको आप अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आप की परवरिश हुई और यहाँ तक जो आप पहुंचे हैं उनमें किन किन चीजों का अहम रोल रहा। जो मेरी जीवन अभी तक यात्रा है उसके बारे में बताऊं। मैं 1994 में पैदा हुआ एक सामान्य किसान परिवार में। उसके बाद मेरे माता पिता को ये पता चला, मेरी आंखों में परेशानी आई, तो उन्होंने एडमिशन कराया जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि दिल्ली में स्थित है। वहां पर मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया 2002 से। तब मैं समझ पाया कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और उसी समय मेरे को साथ ही साथ पता चला कि खेल भी सकते हैं और जीवन के वह सभी काम कर सकते हैं एक जो सामान्य व्यक्ति करते हैं। तो मैं बीच में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप बचपन से ब्लाइंड नहीं थे, पैदाइशी मतलब, तो ये किसी खास वजह से आंखों की रोशनी जाती रही, ये अगर आप बता सके। जब मैं 5 से 6 साल का था जी, तब ये समस्या पैदा हुई। उस समय फरवरी और मार्च रंगों का त्योहार होली था जी। उस समय से आंखों में परेशानी आई। पहले हमने काफी इलाज कराया, डॉक्टर्स से बात की जी। उन्होंने इसमें रेटिना की प्रॉब्लम बताई, बाद में इसमें ब्लैक ग्लूकोमा हो गया। तब लगभग 2-3 महीने के अंदर पूर्णतः आंखों की रोशनी चली गई और फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स ने यह बताया कि अब आप देख नहीं पाएंगे। तब उन्होंने सलाह दी कि आप ब्लाइंड स्कूल में पढ़िए, वहां से आप पढ़ सकते हैं और जीवन को समझ सकते हैं। तो क्या उस वक्त रिकवरी का कोई ऑप्शन था या फिर बिल्कुल ही कोई मतलब तरीका नहीं था रोशनी को दोबारा वापस लाने का? डॉक्टर्स ने अपने प्रयास किए जी। लगभग छोटे बड़े मिलाकर आंखों के 10 के आसपास ऑपरेशन हुए जी। पर उनमें कुछ समय की क्षणिक कामयाबी मिलती थी, लेकिन वो लंबे समय तक कारगर नहीं रही और धीरे धीरे रोशनी दोबारा गायब हो जाती थी। जी, लेकिन देखिए, हम बेहद ही खुशकिस्मत हैं कि रोशनी न होने के बावजूद आपने खेल के शोबे में तमाम चीजें और जो मकाम हासिल किया है वो अपने आप में एक फख्र की बात है। हम स्कूल तक थे और एजुकेशन की अगर हम आपकी बात करें कि आपने कहा कि आंखें न होने के बावजूद एक शख्स पढ़ भी सकता है और खेल भी सकता है, तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि आपने तालीम कैसे जारी रखी और खेलों की तरफ आप किस तरह आए। जब पहले मैं जेपीएम स्कूल में पढ़ने गया जी, वहां पर हमें बताया गया कि एक ब्रेल लिपि है जिससे दृष्टिबाधित लोग पढ़ते हैं। उसके माध्यम से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। 2002 से 2013 के समयावधि में वहां पर स्कूलिंग पूरी हुई। 12वीं कक्षा तक मेरी 2013 में कंप्लीट हुई जी। उसके बाद मैंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास से अपना स्नातक पूरा किया
ये मेरी एक बेसिक तालीम रही जी साथ साथ मेरा जो खेलों में रुझान है जी वो 2003-2004 से ही बढ़ने लगा था। तकरीबन 15 साल की आपकी खेलों की जिंदगी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक दृष्टिहीन शख्स है, उसके लिए पढ़ना ही इतना मुश्किल होता है और अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, और उसके बावजूद एक तालीम का शोबा है, उसमें भी आप लगातार बढ़ रहे हैं और आपने खेलों को भी चुना, तो ये जाहिर सी बात है बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए। तो मैं खेलों के हवाले से जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वो एक वाकया था या फिर आपके अंदर ये जज्बा कि खेलना चाहिए, वो कैसे पैदा हुआ? जब 2003 और 4 का समय था जी मेरे कुछ सीनियर साथी खेलते थे। एक इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो हर 2 सालों में नेशनल प्रतियोगिता कराया करती थी एथलेटिक्स की। उसमें मेरे सीनियर साथी, मेरे एक पार्शियली ब्लाइंड टीचर भी थे, वो भी पार्ट लिया करते थे। और साथ ही साथ जो घर का माहौल था वो भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाला था, क्योंकि मेरी बहन भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक खेली हैं और मुझे कहीं ना कहीं उन सब से प्रेरणा मिलती थी कि जब ये कर सकते हैं, ये खेल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एजुकेशन और खेलों के हवाले से अभी हमने बात की, लेकिन अंकुर साहब आप अगर हमें ये बता सकें, क्योंकि खेल एक बहुत ही मानीखेज लफ्ज है और इसमें तमाम तरह के शोबे आते हैं, चाहे वो दौड़ने का हो, रनिंग, और उसके अलावा क्रिकेट होता है और तमाम दूसरी चीजें हैं जो कि हम जानते हैं। तो आप क्या सिर्फ एक खास किस्म का खेल खेलते हैं या फिर आप कई दूसरे खेलों में भी हाथ आजमाया है अपना? मुख्य रूप से मैं एथलेटिक्स करता हूं, उसमें भी मध्यम और दूरी गति की रेस यानी मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस जी। पर पहल मैं जैसे कि एक सामान्य बाल्यावस्था में क्रिकेट खेला करते हैं जी, उसमें भी मैं खेला करता था और मैंने साथ ही साथ ब्लाइंड फुटबॉल भी खेला है और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जी, तो आपने फुटबॉल भी खेला है और ज्यादातर जो आपकी नुमाइंदगी रही है वो एथलेटिक्स में रही है। जो हमारे सामीन हैं जानना चाहेंगे कि पैरालंपिक क्या है और किस तरह से इसमें तमाम शोबे काम करते हैं और किस तरह से इसमें भी एक नेशनल लेवल का एथलीट बना जा सकता है। देखिए पैरालंपिक पैरालंपिक यानी कि जहां आप पैरा और ओलंपिक होता है सामान्य खिलाड़ियों के लिए, बिल्कुल इसी तरह से पैरा ओलंपिक जो है किसी भी प्रकार की जो विकलांगताएं हैं उनसे संबंधित जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लिया करते हैं जी। इसमें नेशनल फिर इंटरनेशनल सभी प्रकार के गेम्स हैं। जिस तर्ज पर ओलंपिक में खेल खेले जाते हैं उसी तर्ज पर पैरालंपिक्स में भी खेल खेले जाते हैं। लेकिन समझना ये होगा कि अगर पैरालंपिक और ओलंपिक में अंतर क्या है। यहां पर विकलांग साथी लोग खेलते हैं, विकलांगताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं जी। किसी में हाथ पैर से संबंधित विकलांगता है, जैसे मेरे को दृष्टि से संबंधित मेरी आंखों में परेशानी है, ये एक समस्या है। तो इस तरह इनमें विभाजन किया जाता है कि किस तरह से वर्ग विभाजित होगा। ब्लाइंड एथलीट्स के साथ प्रतियोगिता करेंगे जी। और तमाम जो विकलांगताएं हैं उनको चिन्हित कर उनका प्रतियोगिता एक साथ होगी। अगर हम आपसे किसी खास शोबे की बात करें, मतलब कोई खास डिपार्टमेंट पैरालंपिक को ऑर्गेनाइज कराता है या फिर किस तरह कराता है, इस हवाले से अगर आप हमें बता सकें बात। हाँ, पैरालंपिक को जो कराने का हिंदुस्तान में है वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है जी। जो सभी खेलों को देखती है जो संबंधित हैं पैरा एथलीट्स हैं उनसे। इसमें स्टेट लेवल, फिर नेशनल चैंपियनशिप, फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया जाता है जी। जैसे आप बात कर रहे थे कि इस खास तर्ज पर, यह बात सही है कि सुविधाएं और सामान्य और विकलांग खिलाड़ियों में अंतर है जी। लेकिन अब ये मुहिम जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है आगे, और अवेयरनेस का जो एक सबसे बड़ा यानी जागरूकता का जो विषय है वो कहीं ना कहीं
किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, उससे जो विकलांग खिलाड़ी हैं, विकलांगजन हैं, वो पढ़ने के साथ साथ यह भी समझ पा रहे हैं कि वो खेल भी सकते हैं जी। और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को भारत सरकार का पूर्ण सहयोग है। जितनी भी आजकल सामान्य खिलाड़ियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सभी विकलांग खिलाड़ियों के लिए भी दी जा रही हैं। अगर निकट में ही एक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है जी, उसमें भी अभी 12 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो पैरा स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। उसमें खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, खिलाड़ियों को पॉकेट मनी देने का और खिलाड़ी चाहे देश में चाहे विदेश में कहीं पर भी अपना प्रशिक्षण कर सकते हैं, ऐसी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। अभी जो आपने, मेरा ख्याल है, ओपस का जिक्र किया आपने, तो हम इसके हवाले से जानना चाहेंगे कि अगर ये स्कीम नहीं थी तो उससे पहले किस तरह का माहौल था और अब इससे क्या बदलाव आ जाएगा अगर इस स्कीम को लागू किया जाए, क्योंकि सिर्फ 12 खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया गया है और बहुत ज्यादा खिलाड़ी होते हैं जो पैरालंपिक में भी हिस्सा लेते हैं, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इस स्कीम के माध्यम से ये अभी 2016 में भी थी और 2018 में भी ये स्कीम थी। इससे भारत के, देखिए, अगर 2014 में अगर मैं बात करूं, पैरा एशियन गेम्स में लगभग 33 पदक थे जी, लेकिन इसकी संख्या बढ़कर 2018 इंडोनेशिया जो पैरा एशियन गेम्स हुए उसमें लगभग 70 से अधिक भारत ने पदक हासिल किए जी। उसमें भी खिलाड़ियों को टॉप्स में शामिल किया गया, तो इसका बहुत फायदा है। और साथ ही साथ ये एक खिलाड़ियों को फायदा नहीं है, इससे एक जागरूकता बढ़ती है। खिलाड़ियों को ये लगता है कि सरकार जो है मददगार है, सरकार खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है। जो आने वाले लोग हैं वो इसे देखकर काफी प्रेरित होते हैं और अपना भविष्य वो कहीं ना कहीं खेलों में देख रहे हैं। विकलांग खिलाड़ी भी इस मुहिम से विकलांग खिलाड़ियों के लिए ये एक, मैं कहूं कि वरदान साबित हुई है, क्योंकि एक उनमें प्रेरणा का भाव बढ़ा है और ये एक बड़ी बात है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और हमें उम्मीद है कि जो स्कीम है इससे और ज्यादा फायदा पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं फायदा हासिल कर सकें। हम ये देख रहे हैं हाल फिलहाल में कुछ सालों में कि जो हमारी हुकूमत है हिंदुस्तान की, वो खेलों को ज्यादा तरजीह दे रही है और खेलो इंडिया के हवाले से बात होती है और हुकूमत देखती है। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि एक खास खेल को हिंदुस्तान में ज्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत दूसरे खेलों के। तो आप इसमें पैरालंपिक को किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं जी, कि भारत में विशेष खेलों पर कुछ खास किस्म के खेल हैं जिन पर ज्यादा तरजीह दी जाती है जी, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार का रवैया बदला है और गवर्नमेंट्स की जो नीतियां हैं वो इस तरह की हैं कि खास किस्म के खेलों को ना देखते हुए जितने जमीनी स्तर या मैं कहूं कि जो एक आम जनता तक पहुंच में जो खेल हैं जिनमें ज्यादा मनी की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे की जरूरत आवश्यकता नहीं है जी, उन खेलों पर भी काफी काम किया जा रहा है। खेलो इंडिया उसकी एक मुहिम है। साथ ही साथ पैरा स्पोर्ट्स में भी पिछले लगभग 5-6 सालों में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है जी, क्योंकि चाहे भारत सरकार हो चाहे भारत में जितने राज्य हैं उनकी सरकारें काफी काम कर रही हैं। इक्वल ट्रीटमेंट बहुत हद तक अब मिल रहा है जी। हम उम्मीद करेंगे आगे इसी तरह का ट्रीटमेंट मिले जिससे जो पैरा स्पोर्ट्स है वो और डेवलप हो, क्योंकि अगर भारत में विकलांगता का दर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा है जी, तो ऐसे में हमारे मेडल्स की संख्या अभी कम है जी, पर सरकार जिस तरह से अभी अपनी मुहिम चला रही है या पॉलिसी बना रही है उससे उम्मीद रखी जाएगी कि भारत के पदकों की संख्या भी बढ़ेगी और पैरा स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट जो दिनों दिन हो रहा है उसमें और गति मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने और ये जो बराबर का रवैया हमारी हुकूमत का रहा है इसी की वजह से मुझे लगता है कि अर्जुन अवार्ड में
आपकी शमूलियत हुई, आपको शामिल किया गया और पिछले साल आपको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और हमारे जो सामीन हैं वो भी जानना चाहेंगे कि ये अर्जुन अवार्ड क्या है और किस तरह दिया जाता है ये अर्जुन अवार्ड, और आपको ये अर्जुन अवार्ड मिला तो आपकी किस खिदमत के एतराफ के सिलसिले में ये आपको दिया गया। अर्जुन अवार्ड खेलों में बहुत ही प्रतिष्ठित एक पुरस्कार है जी, जो दिया जाता है हमारे प्रदर्शन को देखते हुए, हमारी जो पिछले 3 से 4 वर्षों की हमारे खेलों का जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए कि आपका इन गत समय में प्रदर्शन कैसा रहा, आपका व्यवहार अनुशासन किस तरह का था, इस सब मापदंड को लेकर ये पुरस्कार दिया जाता है। जो मेरे को मुख्य रूप से ये पुरस्कार जो मिला है, ये मेरे 2014 पैरा एशियन गेम्स, जहां मैंने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, क्रमशः 800, 1500 व 5000 मीटर में, उसको देखते हुए, और साथ ही साथ 2016 पैरालंपिक्स जो रियो में हुए थे जी, उसमें मैं पहला दृष्टिहीन भारतीय था जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था पैरालंपिक्स में। तो इन सब प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार ने इस सम्मान से मुझे नवाजा पिछले वर्ष। तो मैं उस सम्मान को लेकर काफी प्रसन्न हूं और साथ ही साथ उम्मीद यह भी रख रहा हूं कि आने वाले समय में जो अभी यह पुरस्कार 1 से 2 पैरा एथलीट्स को दिया जाता है जी, ये इनकी संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि पैरा एथलीट्स काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं देश के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये भी हमारे लिए फख्र की बात है कि पैरालंपिक जो रियो में हुआ उसमें आपने हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। सामीन, ये गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं ये गुफ्तगू आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बेहद ही खूबसूरत गजल सुनवाई जाए। पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए। पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, पहले मिजाज राह गुजर जान जाइए, फिर कर दे राह जो भी कहे मान जाइए। पहले मिजाज राह गुजर जान जाइए। मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए। पहले मिजाज राह गुजर जान जाइए। एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास। ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए। पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए।
शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, आंखों में झांक कर हमें पहचान जाए। गजल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं अंकुर धामा। एक खास चीज हम जानना चाहेंगे कि हमने सुना था कि आपके नाम एशियन रिकॉर्ड है, तो उसके बारे में अगर आप हमें तफसील से बात बता पाएं। 800 मीटर में मेरा T11 कैटेगरी में एशिया का रिकॉर्ड दर्ज है जी, जो मैंने 2014 दुबई शारजहां में खेल हुए थे वहां पर बनाया था। मैं इसमें ये बात विशेष रूप से इंगित करना चाहूंगा जी कि जो ये एशिया रिकॉर्ड है वो 2 मिनट 8.97 सेकंड का है जी, जो कि एक पूर्णतः ब्लाइंड एथलीट के लिए इतना आसान नहीं रहता जी, क्योंकि जो पूर्ण दृष्टिहीन है एक गाइड होता है जिसको पैरेलल भागना होता है जी, यानी कि हम कहें कि 4 पैर जो हैं वो 2 पैरों की तरह काम करते हैं, यानी एक ब्लाइंड एथलीट के साथ एक गाइड होता है। उसके बिना ब्लाइंड एथलीट सरवाइव नहीं कर सकता और ब्लाइंड एथलीट अपना प्रदर्शन जो है पूर्ण रूप से नहीं दर्ज करा सकता जी। तो यानी समझ सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो काफी कठिन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्भरता गाइड पर रहती है जी। ऐसे में हमारे लिए गाइड का होना बहुत आवश्यक है। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ गुजारिश यह भी करूंगा सरकार से कि वो ब्लाइंड एथलीट के लिए जिस तरह की सुविधाएं हैं उसी तरह की सुविधाएं उनके जो गाइड हैं उनके लिए भी करें, तब आने वाले समय में ब्लाइंड एथलीट और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि कुछ और देशों में ऐसी फैसिलिटीज हैं जिससे ब्लाइंड एथलीट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जितना एथलीट का परफॉर्मेंस होता है उतना ही जरूरी जो उनका पार्टनर है वो भी अहमियत रखता है। हम वो तमाम नौजवान जो माजूर हैं किसी भी हवाले से, किसी भी, और जो माजूर नहीं भी हैं और स्पोर्ट्स में वो कुछ हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं सभी नौजवानों से यही रिक्वेस्ट करूंगा और मेरा उनको यही कहना है कि आप किसी भी कार्य को करिए, लेकिन आप उस कार्य में अपना 100% दीजिए। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए बाधाएं आती हैं, ये सच है, लेकिन उन बाधाओं को पार पाना ही आपकी मंजिल है। अगर खिलाड़ी चाहे एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी भी तमाम खेलों में जो हमारे नौजवान हिस्सा लेते हैं, उनके लिए यही संदेश है मेरा कि आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। रोज हर तरह से अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, जो हमारी कंटिन्यूएशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है एक प्रदर्शन को निखारने के लिए, उभारने के लिए जी। यानी कि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में हो और रोज हो, प्रतिदिन हो, तो आप चाहे अपना देश हो उसके लिए अपना परचम लहरा पाएंगे और विदेशों में भी आप भारत का नाम कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है आपकी ये तमाम बातें जो हमारे नौजवान जो खिलाड़ी हैं सुन रहे होंगे तो उन्होंने बिल्कुल अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा। अंकुर साहब, आगे इस वक्त आप कहाँ हैं और किस तरह का काम अंजाम दे रहे हैं, और आगे आपका क्या मकसद है पैरालंपिक के हवाले से? अभी मैं दिल्ली के स्थित नेहरू स्टेडियम में कोच हूं और साथ ही साथ अभ्यासरत हूं। आने वाली नवंबर में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और 2020 में टोक्यो 2020 ओलंपिक है, तो इसमें मैं पूर्ण रूप से जुटा हुआ हूं। इसमें मेरी काफी मदद कर रहे हैं मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह और मेरे गाइड कुंज, योगेश, मेरे साथ तमाम लोग हैं जो मेरी काफी मदद कर रहे हैं।
मेरा जो अभी टारगेट है वो हिंदुस्तान के लिए 2020 में पदक हासिल करना है और पदक हासिल कर अपने तमाम विकलांग साथियों के लिए ये एक राह मजबूत करनी है कि वो आएं, पढ़ाई करें और साथ ही साथ खेलों में भी अपना भविष्य बनाएं, जिससे आने वाला समय हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा और खेलों की दुनिया में भारत अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। अंकुर साहब, आज के इस प्रोग्राम में हमने तमाम चीजों पर बात की और बेहद ही मालूमाती ये गुफ्तगू रही है। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई एक खास वाकया जो आपके ये जो जर्नी है और खासकर जो स्पोर्ट्स की 15 साल की आपकी जर्नी है, इसमें कोई खास वाकया रहा हो जो बेहद ही दिलचस्प हो और हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक हौसला अमेज वाकया साबित हो। 2016 रियो पैरालंपिक्स में मेरे साथ एक हादसा हुआ जो काफी दुखद था। वो इस तरह कि मेरा इवेंट था 1500 मीटर जी। उस समय रेस स्टार्ट हुई और लगभग 50-60 मीटर के बाद मेरा जो गाइड है वो गिर गया जी। उसको एक टर्किश रनर का पुश लगा जिसके कारण वो गिर गया। फिर भी हमने रेस को पूरा किया उठकर जी। और इस आधार पर कि खेलों की गरिमा बनी रहे, वहां पर मेरा जो गाइड है वो काफी घायल भी हुआ। लेकिन उस सब से मुझे एक चीज समझ में आई, मैं काफी उस समय हताश रहा। लगभग 2-3 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा क्योंकि 2-3 सालों से मैं उसके लिए कठिन प्रयास कर रहा था। पर मैं ऐसे में बाद में 2-3 महीने बाद भी मुझे यही समझ आया कि जिंदगी की जो घटनाएं हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उससे हमें यह समझ में आया कि खेल भावना जो है वो एक बड़ी चीज है, ना कि हमारी विजय और सफलता और विफलता। इस बात पर मेरा ध्यान थोड़ा 2-3 महीने बाद ही गया क्योंकि हालांकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि उससे भविष्य में काफी बदलाव आने वाला था। लेकिन मैं इससे भी यह सीख मिली कि परेशानियों को पार करना जो है वो जिंदगी का एक मकसद है और मैं इसी तर्ज पर अब काम भी करता हूं कि जितनी बाधाएं अगर हमारे और आपके दरमियान या किसी के लिए भी पैदा होती हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप उस बाधा को पाते हो, पार करते हो, तो आने वाला भविष्य और सुंदर और सुखद होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। दुश्वारियां हमेशा आती हैं और उन दुश्वारियों को पार करने के बाद अगर मंजिल पाई जाए तो वो ज्यादा खुशाइंद होती है और खुशी देती है। तो सामीन, ये था आज का हमारा नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हमारा चिरागे नौ का ये एक और शुमारा और इसमें हम बात कर रहे थे जनाब अंकुर धामा से जो अर्जुन अवार्डी हैं और पैरालंपिक में हिंदुस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने मेजबान तौहीद हक्कानी को यहीं खत्म करने की दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जितने आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं उसके हवाले से आप हमें अपने तासुरात और अपने ख्यालात भेज सकते हैं। हमारा पता है, प्रोग्राम का नाम नई नस्ल नई रोशनी, आकाशवाणी भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001, पोस्ट बॉक्स नंबर 500। इसके अलावा आप अपने तासुरात हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है urduservice@gmail.com। तो आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।